हेलो नमस्कार साथियों, मैं शक्ति सिंह आप सभी का स्टडी वर्सेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बीपीएससी के टेस्ट को शुरू करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने बताया था पॉलिटी की क्लास में कि हम बहुत जल्दी बीपीएससी टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, पर कुछ निजी कारणों की वजह से हम टेस्ट सीरीज को नहीं ला सके। पर आज से हम कंटिन्यू टेस्ट सीरीज को लाएंगे और जितने भी दिन बचे हुए हैं उनमें खुद को इतना काबिल बना लेंगे कि आने वाले 13 तारीख को हम बीपीएससी में कोई भी ऐसी गलती ना करते हुए अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे से देंगे ताकि हम मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट हैं ये बीपीएससी के प्रसिद्ध कोचिंग संस्थानों जैसे कि खान सर के, केजीएस के हैं, एडुटेरिया के हैं, परफेक्शन आईएएस, इन सभी के टेस्ट को ही हम आपको करवाएंगे और आप ये खुद में पाएंगे कि आपने जो भी पढ़ा है इन टेस्ट के माध्यम से आप उसमें बेटर कर रहे हो। तो आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा टेस्ट में। आपको जो भी क्वेश्चन ना आए उसको निगेटिव कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप सही कर लीजिएगा। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और एक बात का ध्यान रहे कि इस टेस्ट में हम केवल जीएस सेक्शन को ही करेंगे, मैथ के सेक्शंस को नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है और मैथ के लिए बहुत सी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जीएस में आपको हम समझा देंगे कैसे टेस्ट को करना है, क्या करना है, पर मैथ में कुछ चीजें अलग से करनी पड़ती है और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक टेस्ट को 3 वीडियो के माध्यम से लाएं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होगा ये 2 वीडियो में आएंगे। एक फर्स्ट पार्ट में हम आधे क्वेश्चन को करेंगे और सेकंड पार्ट में भी हम आधे जो बचे हुए क्वेश्चन उसको करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी को निकाल लीजिए और जो भी प्रश्न आपको आ रहे होंगे उसको आप एस में टिक करिएगा और जो नहीं आ रहे होंगे आप उसको नो में टिक करिएगा। तो आप लास्ट में देख लीजिएगा आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को और बेटर कर लीजिएगा, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे एडुटेरिया के टेस्ट को। एडुटेरिया का जो फुल लेंथ टेस्ट है सर, पहला फुल लेंथ, उस टेस्ट को हम शुरू करेंगे आज। एडुटेरिया के टेस्ट को हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट जो है हमारा ये हिंदी में ही हम लगाएंगे, इंग्लिश में नहीं। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी के निम्नलिखित कौन कौन से स्रोत हैं। और सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हर्षवर्धन का काल कब था। तो हर्षवर्धन का काल जो था वो 600 से 6 लेके 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का काल था। हमें यह देखना है कि उनके जो काल की जानकारी है शासन काल की वो हमें किन किन माध्यमों से प्राप्त हुई है। तो पहले हम देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है संस्कृत नाटक रत्नावली। ठीक है, रत्नावली को हर्षवर्धन ने ही लिखा है। अब हर्षवर्धन ने लिखा है तो जाहिर सी बात है कि उसके शासनकाल के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। सेकंड ऑप्शन है फायान का यात्रा वृत्तांत। हमें यह देखना है कि फायान हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था या नहीं आया था। तो फायान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। मतलब कि आपको एक ही प्रश्न में दो कंटेंट मिल रहे हैं, दो टॉपिक, एक चंद्रगुप्त द्वितीय का और एक हर्ष के बारे में। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? यह शासनकाल था 380 से 399 से 412 ईस्वी के बीच। सॉरी 399 नहीं है, ये 380 होगा क्योंकि फायान ही 399 में 380 से 1414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल था। और फायान जो आया था वो 399 से 412 ईस्वी तक भारत में रहा है। ठीक, तो ये हुआ फायान के बारे में जानकारी। और किसके शासनकाल में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तीसरा है बांसखेड़ा का शिलालेख। ठीक, तो बांसखेड़ा का शिलालेख भी हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन सही मिल गए ये आप नोट कर लीजिएगा इसको। ये तो पहला हमारा सही हो गया संस्कृत रत्नावली जो हर्ष ने रचित की है। ठीक,
दूसरा बांसखेड़ा शिलालेख। तो फाहियान जो होता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें, इसलिए ऑप्शन दो नहीं होगा। तो ऑप्शन दो नहीं होगा कौन सा, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, सी सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है, मतलब जो इसमें दिया हुआ है कि किन किन माध्यमों से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है पुरातात्विक उत्खनन, ठीक है। ताम्रपत्र लेख, क्या उस समय हड़प्पा सभ्यता में ताम्रपत्र का प्रचलन था या नहीं था। आगे शिलालेख, क्या सभ्यता काल में उस समय शिलालेख आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, और हम चर्चा करेंगे इसकी। धार्मिक ग्रंथ, क्या उस समय लिपियां चालू हो गई थी, नहीं। ये तो जो सभ्यता है ये पुरातात्विक शिलालेखों के आधार पर हमें प्राप्त हुई है, ठीक। हड़प्पा सभ्यता हमें पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से प्राप्त होता है, ना कि हमें ताम्रपत्र लेख के माध्यम से, शिलालेख या धार्मिक ग्रंथ। क्योंकि ना उस समय लिपि थी, तो लिपि नहीं तो धार्मिक ग्रंथ को लिखा जाना संभव नहीं है, ठीक। शिलालेख, अब लिपि नहीं तो शिलालेख कैसे लिखा जाएगा, ठीक। तीसरा है ताम्रपत्र लेख, अगर लिपि नहीं है तो लिखा कैसे जाएगा, इसके लिए लिपि होनी चाहिए था ना, लिपि है ही नहीं तो लिखेंगे कैसे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ आपको बता देते हैं। या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, ठीक। इसकी जो लिपि थी, इसको जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। कई बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी या चित्रात्मक थी या भावनात्मक थी या लेखबद्ध थी, ठीक। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। कौन प्रारंभिक जैन साहित्य, पूरी जैन साहित्य में प्रारंभिक, जब से जैन धर्म शुरू हुआ उसके संदर्भ में, जब से ग्रंथ लिखे जाने लगे उस संदर्भ में, तो पूछ रहा है कि कौन कौन से वो थे। तो इसमें देखिए ये फैक्ट है, इसमें हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, इसमें हम ऑप्शन बताते हैं। तो पहला है थेरी गाथा, थेरी गाथा ही सही इसका ऑप्शन है। थेरी गाथा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। बाकी अचरांग सूत्र है, सूत्रकृतांग है और बृहत्कर सूत्र है, ये तीनों ऑप्शन एकदम सही है। ये तीनों जैन साहित्य के प्रारंभिक साक्ष्य हैं, ठीक है। एक मिनट पानी पी लूं। थेरी गाथा के बारे में हम बता देते हैं। थेरी गाथा जैन साहित्य नहीं है, जैन साहित्य नहीं है, यह बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा आप कि ये बौद्ध ग्रंथ है और ये आरंभिक बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संग्रह है, जो थेरवाद के, बौद्ध धर्म का जो थेरवाद है उसके संदर्भ में ये बताता है कि थेरवाद क्या थी, ठीक। आगे हम मौर्य काल में विनिमय का माध्यम कहते हैं। विनिमय मतलब होता है किसी चीज को खरीदने या बेचने का एक माध्यम जो होता है, उसी को बोलते हैं विनिमय माध्यम, ठीक। तो पहला ऑप्शन में है गाय। तो क्या मौर्य काल में सिक्के नहीं थे या अनाज नहीं था गाय, तो गाय तो वैदिक काल की है। चूड़ी, चूड़ी, चूड़ी जो है ये किसी भी काल में नहीं ली जाती थी। दीनार, हाँ दीनार ही आ जाता आपको मौर्योत्तर काल के बाद, मौर्योत्तर काल के बाद। एक ये पण जो है नामक चांदी सिक्का चलाया गया था, चांदी का सिक्का,
मौर्य काल में चांदी का सिक्का हुआ करता था पण, इसी के माध्यम से हम विनिमय करते थे। यानी मौर्य काल के लोग पण नाम की चांदी का सिक्का होता था जिससे वो विनिमय दर करते थे। ठीक है, विनिमय। मौर्य काल का जो काल निर्धारण है वो 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। आगे है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। जब सिकंदर युद्ध करने आया था तो उसके साथ बहुत से विद्वान आए हुए थे, तो इनमें से कौन से विद्वान है जो सिकंदर के साथ नहीं आए हुए थे। ठीक है, तो सिकंदर के साथ में नियाकर्स आया था। ठीक है, नियाकर्स आया था। डायमेकस आया था कि नहीं आया था? डायमेकस नहीं आया था। नियाकर्स आया था, ओनेसिक्रिट्स आया था, एरिस्टोबुलस आया था। ये तीन सिकंदर के साथ भारत आए थे, परंतु डायमेकस नहीं आया था। ठीक, ये जो है डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। और ये किसका वो था? ये सीरिया के शासक, सीरिया के शासक एंटियोकस, एंटियोकस एंटियोकस का राजदूत था। ठीक है, डायमेकस जो था वो सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया हुआ था। ठीक, आगे छठा क्वेश्चन। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, जहां भी आपको दिक्कत आए। ठीक, तो आप उसको नोट कर लीजिए जो अभी भूल रहे हो। इसीलिए मैं जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको क्लियर कर दे, जो ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? ठीक, अब इसमें हमें यह बताना कौन कौन से हड़प्पा स्थल भारत में है। तो बताइए, अमरी, अमरी क्या भारत में है? नहीं, अमृत भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो अब आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, अगर पहला नहीं है तो पहला इसमें है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? सी। ऑप्शन हमारा सी, यानी 2 और 3 हमारे सही है, पहला और चौथा गलत है। मिताथल और बनवाली, मिथाथल जो है ये और बनवाली ये दोनों हरियाणा में है, ये हरियाणा में है इस समय। ठीक, और जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, पंजाब प्रांत में है। तो मैंने आपको चारों के ऑप्शन बता दिए। ठीक, अब इसको अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कहीं कर सकते हैं। आगे, निम्नलिखित में से किसने कलचुरी वंश, किसने कलचुरी वंश की स्थापना की है? ठीक, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कोक्कल प्रथम जो थे इन्होंने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। ठीक, और इसका जो शासनकाल है वो लगभग 845 ईस्वी में की गई थी। कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कल प्रथम द्वारा किया गया था। ठीक, आगे है क्वेश्चन 8। मन हिजाउद्दीन सिराज ने तबकात नासिरी पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की थी? मिनाजुद्दीन सिराज ने तबकात नासिरी पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की थी? तो उन्होंने की थी नासरुद्दीन महमूद को। उन्होंने किसको की थी? नासरुद्दीन महमूद को। ठीक, ये हुआ। बहराम साहब को नहीं की थी, बलबन को नहीं की थी और मोहम्मद बिन तुगलक को।
ऐसे क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट फैक्ट है उसको हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य क्वेश्चन जो थोड़ा कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, जो और चीजें बतानी पड़ती हैं, तो उसमें हम थोड़ा ध्यान देंगे। ये ज्यादा सीधा फैक्ट है, इसलिए हम इसको सीधा बता दे रहे हैं कि नासिरुद्दीन मोहम्मद को तबकात नासिरी पुस्तक किसके द्वारा गिफ्ट की गई थी? मिनारुद्दीन सिराज के द्वारा, मिनाहुद्दीन सिराज। ठीक, 9वां क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन ने किस हिंदू शासक को राय रायण की उपाधि दी थी? तो अब ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं ये फैक्चुअल और डायरेक्ट। अब इसमें हम क्या बता दें आपको, तो अगर हम बोले भी तो इसमें सीधे दे देते हैं रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव। अगर इसमें एलिमिनेशन मेथड होता तो चलो हम एलिमिनेशन लगाते और कोई चीजें होती। अब डायरेक्ट इसमें तो हम इतना ही कर सकते हैं कि आपको इनके बारे में और चीजें बता दें। तो अलाउद्दीन का जो शासनकाल था वो 1296 से 1300-1600 ईस्वी तक था। ठीक, तो ये जो शासक हैं ये देवगिरी के शासक थे, देवगिरी के शासक थे। ठीक है, ये हुआ। अब अगला क्वेश्चन 10वां हमारा, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, चकला शब्द जब मध्यकालीन भारत था उनमें चकला शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? परगना का पर्यायवाची के लिए, सरकार का पर्यायवाची था, या सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी लेकिन सरकार का पर्यायवाची नहीं था? इनमें से कोई नहीं। ठीक, जो ये चकला शब्द है ये सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी। ठीक, लेकिन सरकार का यह पर्यायवाची नहीं था। ऑप्शन इसका ये होगा। ठीक, और ये जो शुरू हुआ था ये शाहजहां के काल से, ये काल से शुरू हुआ था। ठीक, और ये परगना और सरकारों के बीच एक प्रशासनिक इकाई का निर्माण किया गया था, उसी को हम चकला बोलते हैं। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि परगना और सरकारों के बीच और एक प्रशासनिक इकाई का निर्माण करने के लिए हम चकला शब्द का प्रयोग करते थे उस टाइम में। अगला है, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू किया? पहले जजिया कर बंद हो गया था, फिर बाद में जब औरंगजेब आया तो उसने कब जजिया कर को लागू किया? सबसे पहले ये जानते जजिया कर क्या होता है। तो जजिया कर गैर मुसलमानों, गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाता था, नागरिकों पर लगाया जाता था। ठीक है, तो ये इसने शुरू किया था 1679 में। इसका ऑप्शन होगा डी, 1679 में इसने पुनः जजिया कर को लागू कर दिया था। जजिया कर एक प्रकार गैर मुस्लिम कर होता था। ठीक है, 1920 की खिलाफत समिति की बैठक किस शहर में हुई जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था? 1920 की जो बैठक हुई थी इलाहाबाद में हुई थी, और इसमें गांधी जी को कहा गया कि आप खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को चलाइए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 13, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का सही कालक्रम इंगित करता है? ये प्रश्न अभी आया था, ये अभी यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है, ये अभी यूपी पीसीएस में भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें हम एक उठा लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं मार्लियामेंटो सुधार कब आया था? सॉरी, मार्लियामेंटो सुधार कब आया था? मार्लियामेंटो सुधार आया था 1909 में। ठीक है, मार्लियामेंटो आया था 1909 में। मार्लियामेंटो एमएम कर लेते हैं। ठीक, जलियांवाला जो बाग कांड हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था वो हुआ था 1919 में हुआ था।
जलिया बाग, जेबी। और गांधी इरविन समझौता जो होता वो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता। और फिर ही 1940 में हमारा आता है अगस्त प्रस्ताव। तो पहले देख लीजिए पार्लियामेंट किसमें है, हाँ इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक। अगला है जलियांवाला बाग। अब सेकंड में मिंटो है, यहाँ गांधी इरविन समझौता, मतलब हमारा ये जलियांवाला बाग कांड, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा जलियांवाला बाग कांड, गांधी इरविन समझौता, फिर अगस्त प्रस्ताव। तो इस डेट को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका, सॉरी आरओ में, कि स्वतंत्रता सेनानी लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। आप सभी को पता है कि जो भी इसमें सबसे ज्यादा गर्म दल के नेता कौन थे, इनमें सबसे गर्म दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी, ठीक है। किस लिए की थी, ताकि लोग जो युवा है वो बहादुर और शारीरिक रूप से मजबूत हो सके और ब्रिटिश शासन का विरोध कर सके, ठीक है। अगला है 15 नंबर, कार्यक्रम में इनको व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले ये देखना है कि इनमें सबसे पहला कौन सा आया था। तो फाडो ब्लॉक जो आया था वह आया था 1 मई 1939 को। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को, ठीक। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 17 फरवरी 1942, 17 फरवरी 1942। और मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। तो पहला हमारा है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसमें देख लीजिए पहले पे कौन कौन है, एक ये कट गया, एक ये कट गया, मतलब यहाँ है पहला और यहाँ है पहला, ठीक। अब हमारा चौथा कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ 40 है, बड़े से 39 है, ठीक। तो 39 दूसरा कौन है, चौथा यहाँ दूसरा है, यहाँ चौथा है, तो ये करेक्शन हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सी से। ये रहा एलिमिनेशन मेथड। तो आपको क्वेश्चन को केवल अपने ज्ञान पर ही नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको कुछ पता होंगे कुछ नहीं होंगे, तो आपको एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है। अगर मान लीजिए आपको ये दो पता हो गए ये, तो आप उस आधार पर एलिमिनेट करके भी ऑप्शन को कर सकते हैं, ठीक है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अकाल को रोकने और अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अकाल संहिता कब लागू की। तो 1883 का वो काल था कि सरकार ने अकाल को रोकने और अकाल पीड़ितों की मदद करने की अकाल संहिता लागू की। ये अकाल के संदर्भ में एक भारतीय अकाल आयोग का भी गठन किया गया था। कब किया गया था, भारतीय अकाल आयोग का, भारतीय अकाल आयोग का गठन किया गया था 1880 में, ठीक है। उसके तुरंत बाद ही अकाल संहिता, यानी 3 साल बाद अकाल संहिता 1883 में किया गया था, ठीक है। तो इससे सबसे हमारा ऑप्शन आंसर सी सही है। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो कह रहा है 1765 में दीवानी के अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज पहली बार किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आए थे। दीवानी का होता है कि आप उनको ऐसे अधिकार मिले कि वो किसी भी जगह को ले सकते थे। एक राजस्व होता है, एक दीवानी अधिकार होता है। राजस्व में होता है पैसा इकट्ठा करना, बाकी दीवानी में होता है वो प्रशासन और सारी चीजें उनके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। तो वो कौन सी ऐसी जनजाति थी जिसके संपर्क में अंग्रेज पहली बार आई है। अंग्रेज पहली बार उस जनजाति के संपर्क में कब, 1765 में। जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद भारत की जितनी भी बड़ी साम्राज्य, सॉरी जितने भी साम्राज्य थे बड़े बड़े, अवध, नवाब, उसके बाद मुगल,
इन तीनों शक्तियों को हराने के बाद अंग्रेज ही एक शक्ति बची थी, भारत पे राज करने वाली थी। तो 1765 में इन सभी का संधि होती है। उसके बाद इनको दीवानी, पहले तो इनके पर राजस्व अधिकार था ही 1757 के बाद से, और 1700 जब 64-72 का युद्ध होता है, जब सारी शक्ति हार जाती है, अंग्रेज ही भारत की एकल शक्ति बन जाती है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, दीवानी अधिकार भी अपने पास ले लेते हैं। अभी तक केवल राजस्व थे। तो सबसे पहले वो खासी जनजाति के संपर्क में आए हुए थे। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1765 में अंग्रेज जब पहली बार किसी जनजाति संपर्क में, तो वो खासी जनजाति थी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया गया था। वह आदेश क्या था? वह आदेश क्या था? तो वह आदेश अवैध संघ अध्यादेश था। अवैध संघ अध्यादेश ये 1932 में सबने अंग्रेजों के आंदोलन के तीव्र होने के दौरान ब्रिटिश और निवेशक सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। ठीक, क्यों किया गया था? ये कांग्रेस की गतिविधियों को दबाने और उनके नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऐसा किया गया था, ताकि आंदोलन को कुचला जा सके। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किसने की? आप सभी को पता है कि 1920 में कौन हो सकता है, ऐसा कौन भारत का नेता था जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था दलितों के लिए? तो वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो यहीं पर मैं एक बात और बता दे रही हूं आप लोगों को। 1932 में गांधी जी और गांधी जी ने हरिजन संघ या सेवक की स्थापना की थी। जो फैक्ट जहां मिलेगा हम लिख देंगे आपको उससे संबंधित। ठीक, इसी प्रकार 1873 में ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। समाज की स्थापना की थी किसने? ज्योतिबा फुले ने। कहां पे? महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, बिहार कौमी सेवा दल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1921 में। ठीक, इसका गठन किया गया था 1921 में। आगे क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंध में सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आयोग गठित किया गया था? इसमें कौन सा आयोग था? तो इसमें स्ट्रेची आयोग को भी किया गया था, लॉयल आयोग को भी किया गया था, और मैकडोनाल्ड आयोग को भी किया गया था। तो इस प्रकार हमारा तीनों ऑप्शन सही, यानी डी। ठीक, इनका क्रम लिख लीजिएगा कब कभी आए। तो स्ट्रेची आयोग आया था 1880 में आया था। ठीक, और लायन आया था 1897 में आया था, और मैकडोनाल्ड आयोग जो था वो 1900 ईस्वी में आया था। किसके संदर्भ में आया था? अकाल के संदर्भ में। अकाल के, एक हमने बताया 1880 में भी एक भारतीय अकाल आयोग बनाया गया था। उसके बाद ये 3 आयोग भी बनाए गए ब्रिटिश भारत में अकाल के संदर्भ में, जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक, 1883 में आया था अकाल संहिता। 1800 से पहले बना था भारतीय अकाल आयोग, एक आयोग बना था। उसके बाद स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग और मैकडोनाल्ड आयोग। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस युद्ध में मैसूर मराठा हैदराबाद के निजाम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ठीक, तो इसमें पहला एंग्लो मैसूर युद्ध है, जिसमें मराठा, हैदराबाद के निजाम और मैसूर तीनों ने मिलकर, त्रिगुट था, इनको बोलते त्रिगुट, तो युद्ध किया था। इसका काल था 1767 से 1769। ठीक, और किसके नेतृत्व में लड़ा गया था?
हैदर अली, हैदर अली के नेतृत्व में यह युद्ध हुआ था, अंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित समाचार पत्रों की गलत जोड़ी की पहचान करें। मतलब इसमें हमें क्या बताना, गलत, कौन सी जोड़ी गलत है, किसने कौन सी जो पत्रिका निकाली वो सही नहीं है। ठीक, तो पहला है जो जमींदार जफर अली खान, जमींदार जफर अली खान, तो इन्होंने ये निकाली थी। भवानी मंदिर, भवानी मंदिर बरेंद्र कुमार घोष ने निकाली थी। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने निकाली थी। संध्या, संध्या सचिन नाथ सान्याल का नहीं है, संध्या सचिन नाथ सान्याल का नहीं, ये बंगाली समाचार पत्र है जो ब्रह्मा बांदोपाध्याय ने किया था। संध्या ये बंगाली समाचार पत्र था, लेकिन इसको सचिन नाथ सान्याल ने निकाला था। इसको किसने निकाला था, ब्रह्मा बांधोपाध्याय, उपाध्याय ने निकाला था। ठीक, सचिन नाथ सान्याल का जो था, हम बता दे रहे हैं, इसको भी बताया, इसको नोट कर लीजिएगा। उन्होंने एक पुस्तक निकाली थी, उसका नाम था बंदी जीवन। इन्होंने जेल में बंद थे, बंदी जीवन, जेल में बंद होने की वजह से उन्होंने निकाला बंदी जीवन। ठीक, कब निकाली थी, 1922 में। सचिन नाथ सान्याल ने 1922 में बंदी जीवन नाव पुस्तक निकाली थी, क्योंकि उस टाइम ये जेल में बंद थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, ठीक है भाई, कर लेंगे विचार, इसमें क्या दिक्कत है। तो पहला है, लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे। ठीक है, हो सकता हमें ना पता हो। आगे पढ़ते हैं, भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुई। ठीक है, पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। पहली जनगणना हुई थी 1871 में। ठीक, सॉरी 1872 में हुई थी। उनकी मृत्यु 8 फरवरी 1972 पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। ठीक, उन्हें डबलिन में दफनाया गया। ठीक है भाई, लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 भारत के वायसराय थे। अब आपको देखना है कि इनकी मृत्यु 72 में होती है। ठीक है, हाँ 72 तक काल था, और 72 में ही वो आता है पहली जनगणना। ठीक है, ये भी मतलब हमें दो ऑप्शन तो मिल रहे हैं कि हमें पता चल रहा है ये इनके शासनकाल से हैं। तीसरे में हमें कंफ्यूजन लग रहा है। अगर ये दोनों हैं तो आप एलिमिनेशन में से लगे 2-4 अगर सही हैं आपके, तो आप देख सकते 2-4 कहां से, यहाँ नहीं सही, यहाँ नहीं सही, यहाँ नहीं सही, मतलब जहां सही है। तो आप देख रहे कैसे एलिमिनेशन किया जाता है कि हाँ पहली जनगणना हम पढ़े हैं कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1972 में हुई थी। तो ठीक है, तो अगर हम 2 को पहले देख लें तो 2 पहले गलत हो जाएगा। ठीक, बचेगा 2-3 ऑप्शन। अब हमें ये लग रहा है कि हो सकता है डब्ल्यू की जगह कहीं और दफनाया गया हो। ये तो हमें पता है कि 1972 में पोर्ट ब्लेयर में मृत्यु हुई, इन्हें पढ़ा हुआ। पर अगर आपको ये लगता है कि इनका काल 69-72 तक भारत के वायसराय थे, तो ये बात सही है, इस आधार पर आप लगा सकते हो। ठीक, इसमें पहला गलत है, पहला गलत है, मतलब ये तीनों सही हैं। ठीक, ये 5वें नहीं, ये 4थे वायसराय थे, चौथे, क्योंकि 1857 के बाद से वायसराय का शुरू होता हुआ है सराय। ठीक, इसके बाद से शुरू होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 25, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण शामिल नहीं। ऐसे कौन से कारण नहीं है जो 1857 के विद्रोह में थे। ठीक, नई शिक्षा प्रणाली, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, भारतीय सैनिकों का अफगानिस्तान भेजना, भारतीय अंग्रेजों के भी अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून। इसमें जो डी ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। भारतीय अंग्रेजों के भी अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून कारण नहीं थे। शिक्षा प्रणाली भी कारण थी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी था, भारतीय सैनिकों को अफगानिस्तान भेजना भी एक कारण था 1857 के विद्रोह का। अभी आ गया मैचिंग का प्रश्न हमारा। तो भारतीय राष्ट्रीय का तो मैचिंग जो हमें करनी है,
मैचिंग को भी एलिमिनेशन मेथड के आधार पर भी हम लगा सकते हैं। तो अगर आपको नहीं आते चार ऑप्शन, अगर आपको 2 या 3 पता है या एक भी पता है तो आप उस आधार पर भी लगा सकते हो। पहले हम ट्राई करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी, वो थी पहली भारतीय महिला। पहली महिला, पहले भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो आप देख लीजिए पहले का चौथा किन किन ऑप्शन में है, तो इन दोनों ऑप्शन में, इसमें तो नहीं है ना, ये हटा दीजिए। अब बचे थे, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय नहीं बताया, अभी बता देंगे जो क्वेश्चन आया होता। उस समय कौन थे? उस समय कौन थे? उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो अब आप देख लीजिए दूसरे का पहला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक, अब ये आ रहा। अब 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने बताया भी था जब पॉलिटी पढ़ा रहे थे कि पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इंपे और सर मॉरिस गवास थे। ठीक, सर मॉरिस गवास थे, सॉरी गवायर थे, सर मॉरिस गवायर थे। ठीक, तो ये हो जाएगा। 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो शिक्षा आयोग को सबको पता है कि डब्ल्यूसी हंटर थे। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया? किसने किया था अरविंदो घोष का बचाव? अरविंदो घोष का बचाव किया था चित्तरंजन दास ने। कौन किया था? तो हमारा पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन है, हंटर आयोग की रिपोर्ट किसने बेशर्म सरकारी लिपापोती का पन्ना दर पन्ना बताया? ठीक, जो हंटर आयोग बना था शिक्षा के संदर्भ में, अभी हमने ये किया है ना, ये इसी शिक्षा आयोग को डब्ल्यूसी हंटर आयोग भी कहते हैं, इसको हंटर आयोग। हंटर आयोग कब आया था? 1882 में आया था। 1883 में आया था अकाल संहिता, तो हमने ऊपर पढ़ा अकाल संहिता। हाँ, तो यहाँ देख लीजिए हंटर आयोग की रिपोर्ट किसने बेशर्म सरकारी लिपापोती का पन्ना दर पन्ना बताया? किसने बताया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने बोला था कि जो हंटर आयोग की रिपोर्ट है ये बेशर्म सरकारी लिपापोती पन्ना दर पन्ना का होगा। ठीक, तो ये कब आया था? 1882 में। ठीक, सॉरी पर ये 82 में ये जलियांवाला किसके संदर्भ में आया था? ये शिक्षा आयोग को दिया था हंटर आयोग ने, शिक्षा आयोग के संदर्भ में। हंटर आयोग जो आया था ये आया था इसको, उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड में आया। कांड पर हंटर आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी, इसमें उन्होंने लिपापोती के बाद एक प्रश्न बताया। ठीक, और जनरल डायर को बेकसूर साबित किया गया। ठीक, आगे निम्नलिखित में किसने कहा था रैयतवाड़ी की ऐसी व्यवस्था जो भारत में हमेशा प्रचलित रही है? तो ये कहा था थॉमस मुंडो। थॉमस मुंडो ने बताया कि रैयतवाड़ी प्रणाली भारत के लिए क्यों उपयुक्त है, क्योंकि उनके विचार में कृषक को ही हम रैयत बोलते थे, कृषक को ही हम रैयत बोलते थे। ठीक, हमेशा से प्रचलित रही है। उनका मानना था कि दक्षिण भारत में कोई पारंपरिक जमींदार नहीं थे और अंग्रेज को कृषकों को जमींदार के रूप में मान्यता देनी चाहिए, जो कि उनके अनुसार भारतीय परंपरा को दर्शाता है। मतलब किसान को उनका हक मिलना ही चाहिए, मतलब किसान अपने खेत के मालिक हों। ठीक, ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रेस संसर्गसेवक अधिनियम 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए सभी सामग्री को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए सरकार के सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा सरकार के सचिव लिखा। अभी हम बताएंगे कौन सा सही कौन सा
में से। जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग विनिमय 1883 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरातुल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा। तो जो पहला प्रश्न है, तो सॉरी पहला कथन है कि प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के अनुसार जो भी प्रकाशक होंगे उनको प्रकाशन करने से पूर्व, अपने समाचार प्रकाशन करने से पूर्व सेंसरशिप अधिनियम के तहत सरकार के सचिव को पहले प्रस्तुत करना, उसके बाद ही आप समाचार प्रस्तुत कर सकते थे। ठीक, ये पहला ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन पर देखते हैं, जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग विनियम अधिनियम। जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग विनियमन अधिनियम 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन रॉय के मिरातुल अखबार को प्रकाशन रोकना पड़ा। ये बात भी सही है। इस हिसाब से हमारा दोनों ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हो जाता है। ठीक, अब आता है साइंस का क्वेश्चन। स्टेगलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने में किया जाता है? तो स्टेगलोमीटर का जो हम प्रयोग करते हैं वो पृष्ठ तनाव को मापने में करते हैं। ठीक, स्टेगलोमीटर का एक उपकरण होता है जो विशेष रूप से तरल पदार्थों के पृष्ठ, मतलब तरल पदार्थों के पृष्ठ तनाव को मापता है। ठीक, ये रहा। गतिशीलता जो है ये विस्कोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। गतिशीलता सब कुछ बता पाना, डिस्क्राइब करना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। हमें जल्दी जल्दी टेस्ट भी करना, हम सोचते हैं ज्यादा चीजें आपको बता दे कम समय में। जो अपवर्तक सूचनांक है ये रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है, और प्रकाशीय सक्रियता जो है वो पोलरीमीटर के माध्यम से मापा जाता है। मैंने चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब कर दिया। आगे 32 नंबर क्वेश्चन, ऋणात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत है? ऋणात्मक त्वरण हमेशा वेग की दिशा के विपरीत होता है। ठीक, वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। ठीक, ऋणात्मक त्वरण तब होता है जब किसी वस्तु का त्वरण उसके वेग के विपरीत हो दिशा में होता है। मतलब ऋणात्मक त्वरण तभी होगा जब उसका त्वरण उसके वेग की विपरीत दिशा में होता है। ठीक, यानी वस्तु धीमी हो रही है क्योंकि त्वरण वेक्टर की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 33, पारदर्शी या पेरिस्कोप के सिद्धांत पर काम करता है। तो जाहिर सी बात है ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, ये जो है पारदर्शी पेरिस्कोप ये एक ऑप्टिकल उपकरण होता है, देखने योग्य उपकरण होता है, जिसका उपयोग छिपे हुए स्थान से बाहर ऊंचाई पर देखने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से पनडुब्बियों टैंकों जैसे खाइयों में तो गड्ढे बड़े बड़े जो गर्त होते हैं और निगरानी कार्यों में किए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, ट्रांसफर का कोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं सॉफ्ट आयरन का। इसका उपयोग करते हैं सॉफ्ट आयरन का, क्योंकि ये नरम लोहे से बना होता है, इसको उपयोग करना आसान होता है। किससे बना होता है? नरम लोहा। ठीक, अब स्टेनलेस स्टील जो है इसमें
चुंबकीय गुण होते हैं, चुंबकीय गुण होते हैं, ठीक। इसलिए इससे नहीं किया जाता है। जो सॉफ्ट स्टील है, नरम लोहा, इसमें चुंबकीय गुण कम होते हैं इनकी अपेक्षा, स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा। हार्ड स्टील कठोर, चुंबकत्व को बरकरार रखता है, जिसे ट्रांसफर पर अनुपयुक्त हो जाता है। इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन का उपयोग करते हैं ताकि उसका उपयोग आसानी से किया जा सके। आगे बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसन सेट की गतिज ऊर्जा है। बोस्ट आइंस्टीन ने जो गतिज ऊर्जा का सिद्धांत दिया था वो क्या था? वो था बहुत कम, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, ठीक। बोस बोसोन की गैस को परम शून्य के बेहद करीब तापमान तक ठंडा करने पर बोस आइंस्टीन कंडेंसन बनता है, ठीक है भाई। आगे गैसों के द्रव को बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त है? गैसों के द्रव में, गैसों को अगर द्रव में बदलना हो हमें तो कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो वो होता है हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के माध्यम से हम गैस को द्रव में फिर से बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है वो एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है जो उस क्षेत्र के विपरीत दिशा में कमजोर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जिसे वो प्रतिकर्ष होता है, प्रतिकर्षित या अपनी ओर आकर्षित करती होता है, ठीक है। चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसकी क्या होती है प्रकृति? ऋणात्मक होती है, ठीक। 38 नंबर है, यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो प्रभाव होता है वो अपरिवर्तित रहता है। यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर जो प्रभाव पड़ेगा वो अपरिवर्तित रहेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दर्पण परिवर्तन द्वारा छवि बनाते हैं और परिवर्तन के नियम आसपास के माध्यम के साथ नहीं बदलते। इसलिए एक गोलाकार दर्पण को तरल में डुबोने में इनकी इसकी फोकस दूरी, फोकस लंबाई प्रभावित नहीं होती, ठीक है। निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है? इसमें होती है तो वो होती है हमारे गामा किरणों में अधिकतम विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा होती है, ठीक है। किस प्रकाश के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का चालन ऋणात्मक छिद्रों के कारण होता है? कौन से ऐसे अर्धचालक हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का हम चालन करा दें तो ऋणात्मक छिद्र के कारण होगा उसमें? तो वो होते हैं प्रकाश पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के जो अर्धचालक हैं इनके चालन मुख्य रूप से छिद्रों की गति के कारण होते हैं, जो बैलेंस बैंड में गायब इलेक्ट्रॉनों द्वारा छोड़ी गई रिक्तियां, ठीक है। तो किसके माध्यम से होती है? पी प्रकार के अर्धचालक के माध्यम से कराई जाती है। फिनोल का 1% घोल है, किसका घोल है वो? तो वो होता है फिनोल कीटाणुनाशक का, कीटाणुनाशक का। फिनोल का 1% घोल कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, ना कि एंटीसेप्टिक के रूप में। लिख लीजिएगा, ना कि एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक सेप्टिक के रूप में, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक? अपवर्तनांक यह बताता है कि किसी पदार्थ के गुजरते समय प्रकाश कितनी धीमी हो जाती है। अपवर्तनांक मतलब होता है कि अगर किसी माध्यम में प्रकाश गुजर रहा तो कितनी धीमी हो जाएगी, कितनी धीमी हो जाएगी, या
यानी और लिख लीजिए, और कितना मुड़ जाता है, कितना मुड़ता है। इनमें से ऐसी कौन से पदार्थ हैं जो CO2 में ऐसी चीजें होंगी? नहीं, ये भी नहीं होगा। कांच में ऐसी चीजें होंगी? हाँ, कांच में होंगी। जल में? नहीं। बेंजीन में? नहीं। तो ऑप्शन क्या है? कांच। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कांच ही ऐसा पदार्थ है जिसमें जिसमें अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। वो है अपवर्तनांक, मतलब कि प्रकाश की गति जो कितनी धीमी होगी और कितना उसको मुड़ना है, तो ये कांच ही फिक्स करेगा, ना कि CO2, बेंजामिन या जल। ठीक, पायरेक्स, अगला क्वेश्चन है, पायरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए इनमें से निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? पायरेक्स ग्लास जो बनाया जाता है उसको मजबूत करने के लिए हम किस धातु का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं बोरेक्स का। इसका बोरेक्स। पायरेक्स ग्लास एक प्रकार का बोरलिस्टिक ग्लास होता है जिससे बोरान यौगिकों, जिससे बनता है बोरान, पायरेक्स ग्लास बोरान, बोरान यौगिकों यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक, जिसमें बोरेक्स, बोरेक्स को ही हम, इसका वैज्ञानिक नाम लिख लीजिएगा, बोरेक्स को ही हम सोडियम सोडियम टेट्रा बोरेट बोलते हैं। बोरेक्स या सोडियम टेट्रा बोरेट को मिलाकर हम मजबूत बना सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा गुण आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं है? तत्वों के स्थिति के अधीन नहीं है, तो वो है तत्वों का रंग। आवर्त जो सारणी बनी हुई है वो तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं है, संयोजकता है उसका, परमाणु आकार के आधार पर निर्धारित है, सबसे बाहरी कक्ष में कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके आधार पर भी हम आवर्त सारणी को बनाते हैं। लेकिन कौन सा जो उसमें सारे एलिमेंट्स हैं उनके रंग के आधार पर हमने उनको आवर्त सारणी में जगह नहीं दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45, ये है मैचिंग। उसमें हम देख लेते हैं, इसमें हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो सीएनजी क्या होता है? सीएनजी में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो सीएनजी में होती हैं मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। एक का तीसरा का है, एक का तीसरा ये दोनों हटा दो। कोयला गैस, कोयला गैस में क्या क्या पाया जाएगा? कोयला गैस में कार्बन पाया जाएगा, ठीक, हाइड्रोजन पाया जाएगा, मीथेन पाया जाएगा और मोनोऑक्साइड पाया जाएगा। आपने लोगों ने देखा होगा जो मूवी आई थी रानीगंज, उसमें बताया गया है कि कोयले की जो खान है उसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो उसमें मीथेन को चेक करने हो जाता है बार बार। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मीथेन और मोनोऑक्साइड ये दोनों को चेक करने हो जाता है कि कहाँ पर गैस पहुंचे, ताकि जो मजदूर वर्ग है वो हताहत ना हो और आराम से रहे, ताकि सभी को रेस्क्यू किया जा सके। तो दूसरे का चौथा यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, इस हिसाब से ये हमारा सही हो जाएगा। तो मतलब तीसरे का दूसरा, और जल में करूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन H2O से बनता है जल, तो ये हो गया हमारा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 46, पोटेशियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो पोटेशियम में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं 0। पोटेशियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, शून्य होता है। ठीक, ओ सॉरी, प्रोटियम प्रोटियम हाइड्रोजन का ही आम समस्थानिक होता है। जिसका होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक समस्थानिक होता है। ठीक, तो इसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है? तो ये सामने 10th क्लास में कि सिरका नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक, क्योंकि इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। हमने पढ़ा है कि नीला लिटमस पेपर अम्ल जो है वो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और सिरका की जो क्या बोलते हैं, सिरका की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। न चूने का पानी अम्लीय, तो वाशिंग सोडा होता है, न बेकिंग सोडा होता है अम्लीय। तो ये सब क्षारीय होते हैं। ठीक, तो ये नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, केलेमाइन एक खनिज है, इसका रासायनिक सूत्र। मतलब केलेमाइन एक प्रकार का खनिज है, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है ZnCO3। ZnCO3 इसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट, केलेमाइन को हम जिंक कार्बोनेट के माध्यम से भी जानते हैं। ZnCO3, CO3 मतलब कार्बन, Zn मतलब जिंक। यह जिंक का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। इसका उपयोग केलेमाइन लोशन से विभिन्न उपयोग, इससे हम क्या करते हैं? केलेमाइन लोशन बनाते हैं। तो बनाते हैं केलेमाइन लोशन बनाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, अब ये हमारा फिर आ गया मैचिंग। ऐसे मैचिंग में फिर हम एलिमिनेशन मिनट लगाएंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रगलन, प्रगलन मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिससे धातुओं को उनको अयस्कों में निकालने में किया जाता है, जो आमतौर पर तांबे के निष्कर्षण से जुड़ा होता है। ठीक, इसमें जुड़ा होता है तांबा। प्रगलन किसे करते हैं? तांबे का। यानी कि दूसरा हमारा ऑप्शन 3 है। यहां से हटा दीजिए एक, यहां से हटा दीजिए, बच्चे ये दोनों 3 ठीक। क्योंकि हमें क्रैकिंग पता नहीं क्या होता है। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन किस में करेंगे हम? हाइड्रोजन का किस में करेंगे? रबड़ में करेंगे, पेट्रोलियम में करेंगे, खाद्य में करेंगे। तो हम क्या करेंगे? खाद्य में करेंगे। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त जो वसा होती है वो संतृप्त वसा में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक, जिससे खाद्य वसा का उत्पादन हो जाता है। ये हो गया। यानी सी का चौथा, सी का चौथा किसमें? इसमें, इसमें नहीं। मतलब हमारे एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से हमने 2 के माध्यम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चौथा वाल्कनीकरण, वाल्कनीकरण रबड़ में होता है और क्रैकिंग हो जाता है आपका, सॉरी हाँ, क्रैकिंग हो जाता है आपका पेट्रोलियम में। सॉरी इनमें गलत लगा दिया ऑप्शन, इनमें गलत लगा दिया। प्रगलन होता है तांबे का, तो बी का दूसरा, मतलब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, दूसरा हो गया इसमें, इसमें। अब सॉरी हाँ, बी का तीसरा, हाँ ठीक है, बी का ये। अब पहला का जो हो जाएगा क्रैकिंग, ये पेट्रोलियम, क्रैकिंग पेट्रोलियम जो हमने लगा, सही लगाया था। खाद का हाइड्रोजन करेगा ये, और इसका हो जाएगा पहला। तो मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ये रहा 49 क्वेश्चन। अब आएगा 50 नंबर क्वेश्चन। स्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? अगर आप आयतन को कम करेंगे दाब घटेगा या बढ़ेगा? तो दाब बढ़ेगा। किसी स्थिर तापमान, मान लीजिए कोई 100 टेम्परेचर पे कोई चीज है, गैस के निश्चित द्रव्यमान, ठीक, निश्चित द्रव्यमान जो गैस का आयतन कम कर दें तो ताप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो एक होता है बायल का नियम, बायल का नियम, बायल का नियम। तो उनके अनुसार स्थिर तापमान पर अगर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान के लिए दाब के आयतन को बढ़ा देंगे तो स्थिर तापमान में द्रव्यमान का आयतन कम करना होगा। ठीक है, इसलिए इसलिए आप आयतन कम करते हैं तो दाब बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, वह छोटा जीव कौन सा अपने आप विकसित और प्रजनन करने में सक्षम होता है? तो इसमें कौन सा? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा ही ऐसा छोटा जीव है जो खुद को विकसित और प्रजनन करने में सक्षम होता है। फूल का प्रजनन भोग कौन सा होता है? तो फूल का प्रजनन भोग पुंकेसर और अंड होते हैं। कौन से होते हैं? पुंकेसर और अंड। ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, फूल के प्रजनन भाग पुंकेसर यानी नरंग, पुंकेसर को हम नरंग भी बोलते हैं, नरंग, और कार्पेल यानी मादा प्रजनन। ठीक, कार्पेल या अंडप या कार्पेल, इनको कार्पेल भी बोलते हैं। कार्पेल मादा प्रजनन, मादा प्रजनन। ठीक है,
होते हैं जिसके माध्यम से फूल अपना प्रजनन करते हैं। ठीक, 53 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है? सभी को पता है, प्रोटीन। ठीक, शरीर की वृद्धि विकास, सभी बोलते हैं ना, अगर आपकी वृद्धि विकास नहीं हो रहा तो आप अंडे खा लो, दाल पी लो, हरी सब्जियां खा लो, पालक खा लो, तो उससे प्रोटीन मिलता है। ठीक, सोयाबीन खा लो, तो इससे हमारी शारीरिक विकास अच्छी से हो जाती है। नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होती है? ठीक, तो नींद की बीमारी जो है वो कौन सा है? ट्रिपोसोनोमा सोमा ट्रिपेनोसोमा के माध्यम से होती है। ऐसा जानवर ट्रिपोसोमा पसंसी जो है। ठीक, युगलेन जो है, युगलेना, ये पौधों और जानवरों दोनों की विशेषताओं वाला है। ठीक, प्लाज्मोडियम जो है या प्रोटाजोआ मलेरिया का कारण बनता है। ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटाजोआ है, प्रोटोजोआ है जो मलेरिया का कारण बनता है, मलेरिया का कारण बनता है, का कारण बनता है। ठीक है, अमीबा या प्रोटीसियस हानि रहित है। ठीक, ये पेचिस का कारण बनता है, पेचिस का कारण बनता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 55, mRNA वैक्सीन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हम लोगों को पता है कि अभी हम लोगों को लॉकडाउन खत्म हुआ है, तो उसमें कोरोना वायरस के लिए mRNA वैक्सीन लाई गई थी। ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना वायरस या सार्स कोविड-2 नाम से जो दवा आई थी उसी को हम कोरोना वायरस mRNA संबंधित है। ठीक है, कौन सी एक मादक दर्दनाशक दवा है, यानी पेन किलर, जिसको हम पेन किलर बोलते हैं ना, पेन किलर बोलते हैं, सर दर्द पेन किलर खा लो, ये खा लो। ठीक, तो इनमें मार्फिन एक ऐसा मादक पदार्थ है जिससे दर्द हमारी जाती है। मार्फिन एक मादक दर्दनाशक दवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा वर्णक पौधों को पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है? ऐसा कौन सा वर्णक पौधा है जो पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है? कौन बचाता है? कैरोटीनाइड, कैरोटो कैरिटोनाइड, नाइड। ठीक है, कैरोटोनाइड। क्लोरोफिल ये पौधों में पाया जाता है, जो इससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पौधों में भोजन बनाते हैं अपना, क्लोरोफिल, सॉरी भोजन नहीं बनाते, क्लोरोफिल का मतलब हरे रहते हैं, वर्णक प्रकाश। ठीक है, हरे वर्णक प्रकाश के मतलब अपना हरापन बनाए रहते हैं। फाइकोसाइनिन मुख्य रूप से साइनोबैक्टीरिया से संबंधित होता है, जो शैवालों में पाए जाने वाला वर्णक होता है। ठीक है, इसमें शैवालों में पाया जाने वाला पाया जाने वाला वर्णक प्लास्टिड जो है ये कोशिकांग होते हैं, प्लास्टिड कोशिकांग होते हैं जिनमें क्लोरोफिल और क्रोटीनाइड जैसे वर्णक होते हैं। इसमें क्रोटीनाइड और क्लोरोफिल दोनों पाए जाते हैं। तो ये रहा चारों का मैं डिस्क्राइब करूं। अब अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है? किस प्रक्रिया से ऊष्मा उत्सर्जन होती है? तो जब हम श्वसन करते हैं, पाचन में कुछ नहीं ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जन में एक प्रक्रिया है, उत्सर्जन एक प्रक्रिया है, पर संचरण में भी नहीं होता। जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है तो जब सांस लेते हैं। 59, निम्न किसने बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और मौजूदा कोशिकाओं विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है? ये किसने बताया था?
ये बताया था बिरचो ने, ये बिरचो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती है और मौजूदा कोशिका विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है। उनका नाम याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधों में लचीलापन जो होता है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा से होता है। ठीक, यह तने और पत्तियों को बिना टूटे आसानी से मोड़ा जा सकता है। अगर पौधे में कोलेनकाइमा नामक ऊतक पाया जाता है तो हम तने और पत्तियों को बिना टूटे हुए मतलब आसानी से मोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 61, अब यहां से पॉलिटी स्टार्ट हो गया। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है 243 डी के माध्यम से। संविधान के अनुच्छेद 243 में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक, 243 क्या है? 243 बी जो पहला है, 243 बी है, वो प्रत्येक राज्य में गांव और मध्यवर्ती जिला स्तर पर पंचायतों के गठन संबंधित है। मतलब पंचायतों के गठन से संबंधित है। और जो 243 की है उसका है कि पंचायत 5 साल के लिए होगी। पंचायत का गठन 5 साल के लिए होगी, काल का निर्धारण किया गया। ठीक, और जो 243 जी है ये विधानसभा को शक्तियां देता है कि पंचायतों के लिए नियम और कानून बनाए। ठीक, तो ऑप्शन हमारा 243 डी में है, उनकी जातियों के आरक्षण से संबंधित। ठीक है, SC/ST के आरक्षण से संबंधित। अगला है मैचिंग, कौन सा सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक, ये होगा या नहीं आगे हम देखेंगे। अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्तियां। ठीक है। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखीय न्यायालय होगा, इसका वर्णन नहीं करता है, बल्कि ये न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यताएं शामिल हैं। इसका जो 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति प्लस योग्यता का वर्णन किया गया 124 में। ठीक, 129 में किया गया है, इसकी जगह 129 कर लीजिएगा तो इसका ये सही मैचिंग हो जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो हमने आपको पढ़ाते हुए प्रस्तावना हमने पढ़ाया था, आपको बताया था कि प्रस्तावना हमारे 2 तरह की समानता की बात की, एक प्रतिष्ठा, दूसरा अवसर की समानता। अवसर की समानता की बात की गई हमारे सामने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम विचार कर लेते हैं, पर उससे पहले हमें यह पढ़ लेना होता है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यह हमेशा ध्यान रखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसको पढ़िए, उसके बाद ये पढ़िए कि इसमें सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, तो आप उसी आधार पर अपने आगे के कथन को पढ़ना चालू करिए। ठीक है। तो पहला, संविधान संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। जब हम पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो आपको ये बता रहे थे कि संविधान संशोधन विधेयक क्या वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा या दोनों सदनों के माध्यम से। तो मैंने बताया था कि संविधान संशोधन विधानसभा के अलावा संसद के किसी भी सदन के माध्यम से, मतलब कि ये ऑप्शन आपका सही कह रहा है, ये गलत नहीं हो सकता। ठीक, आगे विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, निजी सदस्य द्वारा नहीं। मैंने आपको बताया था कोई भी विधेयक
कोई भी विधेयक केवल मंत्री नहीं, संसद के सदस्य, निजी सदस्य द्वारा भी पेश किया जा सकता है। ठीक, इसमें लिखा हुआ है मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा भी किया जा सकता है। तो मतलब हमारा ये एक ऑप्शन है। अब ये देख लीजिए इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो दो में शामिल है। तो पहला नहीं शामिल है, लेकिन ये दो शामिल। अब कैसे करें? ठीक, अब तीसरा पढ़ते हैं। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, हमने बताया था कि जब केवल धन विधेयक को छोड़ के बाकी सभी विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के पेश होंगे। धन विधेयक ऐसा विधेयक जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है, अनिवार्य, वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य है। अगला है तो मतलब हमारा ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो तीन। तो बचा कौन? डी, ऑप्शन 2 और 4। मतलब ये हमारा दोनों सही हो जाएगा। संघीय प्रावधानों में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, अगर केवल संघीय विषय है, किसी विधेयक में संघीय विषय पे लाया गया तो उसमें विधानसभा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर विधानसभा के संदर्भ में कोई चीजें हैं तो उसमें विधानसभा का होना अनिवार्य है। ठीक, कुछ संशोधनों विशेषकर संघीय विधेयक पर कम से कम आधे राज्य विधानसभा अनुसमर्थन आवश्यकता होती है। अगर राज्यों के संदर्भ में है तो उसमें आधे राज्यों से अनुसमर्थन लेना अनिवार्य होता है। आगे 65, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आप सब ये याद कर लीजिएगा, जितने भी आयोग हैं उन सभी के सदस्यों के मेंबर क्यों। तो इसमें अन्य 3 सदस्य होते हैं, इसमें अन्य 3 सदस्य होते हैं। ठीक, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद या प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं। ठीक, और इनका उल्लेख कहाँ है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत इनका उल्लेख किया गया है। इनका उल्लेख किया 338A के तहत इनका उल्लेख किया गया है। ठीक, निम्नलिखित में किस शासन प्रणाली में द्विसदनीय प्रणाली एक अनिवार्य विशेषता है? तो कौन सी प्रणाली है? वो है हमारी संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली में ही द्विसदनीय प्रणाली, द्विसदनीय मतलब राज्यसभा, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, इसमें ही है संघीय प्रणाली 2 सदनीय विधायक का आवश्यकता है। 2 सदनीय विधायक का मतलब 2 सदनों वाला एक विधायी निकाय होगा, इसमें संघीय व्यवस्था की संरचना सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक, और एक राज्य विधानसभा होगा। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य होते हैं, केंद्र और राज्य, एक केंद्र की सदन होगा, एक राज्य का सदन होगा। ठीक, इसका उद्देश्य होता है कि केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनने से रोकना। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, उसका महत्व समझना, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, अस्पृश्यता की प्रथा का उन्मूलन करना। तो हमने जब मूल कर्तव्य पढ़ाया था आपको तो बताया था कि हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना और उसका महत्व समझना। ये जो है ये डीपीएसपी का, कार्यपालिका को अलग करना डीपीएसपी का अनुच्छेद 50 है। ठीक, बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य वो देना, ये अनुच्छेद 45 में डीपीएसपी में, और ये फंडामेंटल राइट का है आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता उन्मूलन का कार्य करता है। ठीक है, ये रहा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग ये लिख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको आए थे, कौन कौन से आपने गलत किए, वो सारी चीजों को एक बार आप लिख लेंगे और उसके बाद आप खुद मंथन करेंगे उस चीज पे, तो आप पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक, कम से कम आप इतना तो कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई ऐसे प्रश्न है जो आपको आ रहे हैं वो गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है 68, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं? तो किसके लिए करते हैं? मैंने बताया था कि भारत में एक ही कैग है,
जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करते हैं। ठीक, उन्हें बताया था आपको, क्योंकि राज्य के लिए अलग से कैग की व्यवस्था नहीं की गई, इसी कैग के माध्यम से ही राज्य और केंद्र दोनों के लेखाओं का परीक्षण किया जाता है। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में किन 4 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित रखा गया है? तो कौन से, हमने ये भी बताया था आपको जब पढ़ा रहा था मैं SC/ST वो कौन कौन से ऐसे थे, तो वो थे असम थे, हमने बताया था सूत्र AMTM बताया था ना हमने। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे वो 4 राज्य 5वीं अनुसूची में है। ठीक, पर ये 6ठी अनुसूची में, इस 6ठी अनुसूची में बाकी जो अन्य राज्य जहां जनजातीय प्रशासन घोषित करना या चलाना है, उनका उल्लेख 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया था हमारा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था रिट जारी करने। तो ये रहा आज का हमारा 17 प्रश्न, जिसमें हमने जहां पे हमें लगा कि ये सारी चीजें बतानी चाहिए हमने सारी चीजें बताई, जहां हमें लगा एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए और एलिमिनेशन भी लगाया, और जहां हमें ये लगा कि हमें डायरेक्ट चलना, वहां पर कोई चीज नहीं बतानी, वो हमने बता के आपको बहुत अच्छे से 70 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको लगता है कि और भी चीजें इसमें इंक्लूड की जा सकती है, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, हम उसी माध्यम को अगले वीडियो में अच्छे से उसको सुधार कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।